नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। कुछ ही दिन पहले वो प्रधानमंत्री पद से हट चुकी हैं। शेख हसीना का जन्म 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में हुआ, जो इस वक्त लाहौर में है। इनके पिताश्री का नाम शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और पहले राष्ट्रपति भी बने। इनकी माताश्री का नाम फाजिल नुमैस मुजीब। इनके जो भाई बहन थे, शेख कमाल, शेख जमाल, शेख रेहाना और शेख असल, ये सबसे छोटी थी शेख हसीना। 1975 में इनके घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस हादसे में इनके पिताश्री, इनकी माताश्री और तकरीबन परिवार के 8 से 12 लोग मार दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई। इतना बड़ा सदमा लेकर शेख हसीना अपनी जिंदगी में चलती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। उनकी आवामी लीग की जो कमान थी, फिर शेख हसीना ने संभाली। 1996 में पहली बार ये एमपी बनी, 2001 तक रही, उसके बाद हारी। फिर लगातार 2009 से और 2024 तक इन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश के लिए बहुत कुछ किया। इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि इन्होंने देश को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। आज बांग्लादेश की, अभी कुछ दिन पहले की यदि हम आंकड़े देखते हैं, पूरी दुनिया से यदि उनका कोई मिलान करते हैं, तो कपड़े के व्यापार में भी बांग्लादेश काफी आगे जा चुका है। दवाइयों के व्यापार में भी दवाइयां तकरीबन 98%, 98% दवाइयां बांग्लादेश में ही बनती हैं। लोगों को काफी तरक्की भी मिली है। सड़कें हैं, पुल हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देश की तरक्की से जोड़कर देखी जा सकती हैं। लेकिन ये बड़ा अजीब सवाल उठ रहा है सभी के मन में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। बड़ी अजीब सी कहानी है, कुछ समझ आती है, कुछ नहीं आती। जितना मैं समझ सकता हूं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि एक और पड़ोसी मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, वहां भी जात पात को लेकर दंगे हुए, आरक्षण को लेकर दंगे हुए। एक तरह की सरकार वहां एक तरह के लोगों को फायदा देने के प्लान में थी और फायदा दे रही थी। यह चीज आम पब्लिक को समझ नहीं आती है। सरकार यदि सबकी है तो सबको फायदा पहुंचना चाहिए, सबके घर रोटी होनी चाहिए, सबके घर बिजनेस होने चाहिए, सबके घर नौकरियां होनी चाहिए, सब बेरोजगार ना रहें। यह ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य होता है। देखते ही देखते श्रीलंका पर वहां के लोगों ने चढ़ाई कर दी। उसके राष्ट्रपति को भी घर छोड़कर भागना पड़ा। वहां की आम पब्लिक भी राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में, वहां की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी सरकारी, उनमें घुस गई और तहस नहस कर दिया। सामान लूट लिया, लूट कर घर ले गए। जैसे कोई लुटेरों की बस्ती है और वहां कोई रहने वाला नहीं है, कोई सहने वाला नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। इस तरह का माहौल श्रीलंका के अंदर बन गया था। अब उस माहौल की तुलना बांग्लादेश की सरकार से की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती। उसका एक कारण है, क्योंकि श्रीलंका में जेन्युइन तरीके से उन्नति नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहां तो तरक्की भी थी, उन्नति भी थी, लोगों के पास जॉब भी थे। उनकी जो पर व्यक्ति आय है वो दुनिया में 7वें या 8वें नंबर पर आती थी। यहां तक कि बांग्लादेश के पड़ोसी देशों से ज्यादा थी उसकी पर व्यक्ति आय।
ऐसा क्या डिसीजन शेख हसीना ने लिया कि जिससे पूरा ताना बाना तितर बितर हो गया, घर बिखर गया, देश बिखर गया, सड़कों पर आ गए, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास ऐसे हो गया जैसे एक सड़क किनारे कोई वीरान घर बना हुआ है, वीरान बंगला बना हुआ है। हुआ क्या कि 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, उस वक्त के जो सैनिक थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में हिस्सा लिया था, बांग्लादेश को आजाद कराया था, आज भी शेख हसीना ने, आरक्षण पहले भी उनके लिए था, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने उनके लिए 30% आरक्षण घोषित कर दिया। बस देश के अंदर यह सुख बुगाहट पैदा होने लगी कि 1% मुश्किल से हैं वो लोग। चलिए, जिन्होंने आजादी में हिस्सा लिया वो सैनिक, उनके बच्चों को उस वक्त जो उनके बच्चे थे या अब बीच में जो उनके बच्चे थे उनको आरक्षण दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, यहां तक कि रिश्तेदारों को भी उस आरक्षण में शामिल कर लिया गया। 1% मुश्किल से थे और 30% आरक्षण उन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में, गवर्नमेंट के प्लानों में। तो यह बात जो युवा था बांग्लादेश का, उसके सिरे नहीं उतरी, उसकी समझ से परे थी। फिर जब सरकार लंबी चलती है और एक व्यक्ति जब सरकार में होता है तो वो हमेशा यह सोच लेता है कि मैं ही हूं, मैं हूं तो देश है, यानी मैं देश, देश मैं। वो चीज भी शेख हसीना के अंदर पनप चुकी थी। बात यहां तक आई, वो आरक्षण कर दिया, चलते रहे, लोग सड़कों पर जुलूस निकालते रहे, विरोध करते रहे। बहुत टाइम पहले भी 2018 में भी इस तरह के आरक्षणों का विरोध बांग्लादेश के अंदर होते रहे। अब हुआ क्या, 2024 का जब इलेक्शन हुआ, जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तो उस वक्त एक फॉर्मेट बना था, एक नियम बनाया गया था कि जब भी बांग्लादेश में इलेक्शन होगा, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा, तब कुछ टाइम के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और उस सरकार के तत्वाधान में, उस सरकार की देखरेख में इलेक्शन कराया जाएगा। वो सारी प्रक्रिया जो थी, वो जो नियम कानून थे, शेख हसीना ने सब बंद कर दिए, उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया। यहां तक कि 2024 के इलेक्शन से पहले इन्होंने जो इनके खिलाफ खबर लिखते थे या इनके खिलाफ कुछ बातें करते थे, न्यूज चैनल वाले, अखबार वाले, पत्रकार, उनको जेल में डाल दिया। यह बात कहीं ना कहीं खटकती है। उसके बाद जो अपोजिशन की पार्टियां थी, जो इनकी नीतियों से सहमत नहीं होती थी, जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, उन पार्टियों के नेताओं को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। अब बताइए, सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद, देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ते रहने के बावजूद, इन चीजों की सरकार को जरूरत क्या है? क्या आप एक आदमी भी अपने खिलाफ सड़क पर खड़ा हुआ नहीं देख सकते? क्या कोई पत्रकार आपके खिलाफ नहीं लिख सकता? यह तानाशाही शेख हसीना के अंदर भरती चली गई। उनको लगने लगा कि अब मेरे सिवा बांग्लादेश में कोई राज नहीं कर सकता, या मैं किसी को करने नहीं दूंगी। यह सबसे खतरनाक सोच पैदा होती है देश के राजा के अंदर कि मैं हूं तो देश है और देश है तो मैं हूं, मेरे से देश है, देश से मैं नहीं हूं। यह सोच बहुत खतरनाक होती है देश के लिए, किसी राजा के दिमाग में
आनी। जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, तो कुछ चुनिंदा विपक्षी पार्टियां बची। 2024 के चुनाव में उन पार्टियों ने भी वोटिंग में, इलेक्शन में भाग लेने से इनकार कर दिया। सारा तंत्र मंत्र पावर सब शेख हसीना के पास। उस इलेक्शन में 300 में से 260-270 से ज्यादा सीटें शेख हसीना को मिली। यहां तक कि कुछ सीटों पर तो डम्मी कैंडिडेट इनको खड़े करने पड़े। तो उस तरह की जो तानाशाही थी वो लोगों के दिमाग में पहले से, पीछे से धीरे धीरे घर कर रही थी। वो प्रेशर बना रही थी कि एक दिन, हो सकता है कि एक दिन वो मुंह से बात निकालनी शुरू हो जाए। अब जब 30% आरक्षण शेख हसीना ने घोषित कर दिया उन 1% सैनिक के परिवार वालों के लिए, तो लोगों में, और जो नवयुवक थे बांग्लादेश के, जो बेरोजगार युवक थे, 2 करोड़ बेरोजगार युवक बताए जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके दिल और दिमाग में ये बात बैठनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे वो इतना बड़ा गुब्बारा बन गया, इतनी बड़ी हवा भर गई उसके अंदर, इतना प्रेशर बन गया कि वो रोड पर निकलना शुरू कर दिया। रोड पर आ गए, धरने प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के अंदर चंद दिनों का प्रदर्शन था, चंद दिनों का। हजारों लोग बांग्लादेश के पुलिस की गोलियों से और मिलिट्री की गोलियों से मारे जा चुके हैं। जब बात नहीं बनी, सर के ऊपर पानी गया। हाई कोर्ट के निर्णय को भी शेख हसीना ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उस आरक्षण को कम करके 5% पर ले आई। तो शेख हसीना ने तब भी यह कहा कि हम इसको कम करेंगे। अरे सामने तुम्हारे आग लगी हुई है, पूरा देश सड़कों पर है, अभी भी आप कह रहे हो कि करेंगे, कर देंगे। वो बात लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जब जुनून चढ़ता है किसी बात का तो आदमी रुकता नहीं है। फिर वो जुनून चढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और उन्होंने असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। जब असहयोग आंदोलन का ऐलान किया तो मिलिट्री ने और पुलिस ने, दोनों ने देश के नागरिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया, उनको शूट आउट करने से मना कर दिया। और जब जत्था, पूरे देश के नौजवान जब प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, लगा मिलिट्री को कि अब काबू नहीं आने वाला, फौज हथियार डाल चुकी है, कि कितने लोगों को मारेगी फौज। अपने देश को तो नहीं मार सकती, देश को खत्म तो नहीं कर सकती, देश की रक्षा के लिए बनाई जाती है फौज, ना कि उनको मारने के लिए। लास्ट में फौज ने, सैनिक, वहां के जो कमांडर हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने शेख हसीना को 45 मिनट में देश छोड़ने के लिए कह दिया। और शेख हसीना को लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, उन्होंने भी रिजाइन दिया और मिलिट्री के सुरक्षित विमान में बैठकर हिंडन एयरपोर्ट भारत में आ गए। वहां के लोग घुस गए प्रधानमंत्री आवास में। अब सबसे ज्यादा जो गलत चीज मुझे लगी, बांग्लादेश के संस्थापक, बांग्लादेश के बापू, पितामह शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा वहां पर लगी हुई थी, उसको चप्पलों से मारा, तोड़ दिया, हथौड़े मार मार कर, पत्थर मार मार कर उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसा गुस्सा भी गलत होता है। वो बांग्लादेश के स्तंभ थे, उन्होंने आजाद कराया था देश को, अपनी जान दी। जिस तरह से 1.5 घंटे के अंदर मुजीबुर रहमान की सरकार को छीन लिया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उसी तरह से यह तख्ता पलट हुआ। 15 दिन के अंदर अंदर देश शेख हसीना के खिलाफ हो गया, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया, तख्ता पलट दिया और मजबूर कर दिया देश छोड़ने पर। तो मैं
सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपनी सरकार रहते हुए, अपनी पार्टी की सरकार रहते हुए राजा को इतना ज्यादा ताव में नहीं आना चाहिए, इतने ज्यादा घमंड में नहीं आना चाहिए कि मैं ही हूं सब कुछ। ये सब देश देखता है। ऐसा नहीं, सबको साथ लेकर चलना राजा का कर्तव्य है। सबको साथ लेकर चलिए, सबको तरक्की में हिस्सा दीजिए। देश की जो फैसिलिटीज हैं, देश की जो सुविधाएं हैं, उन सब में सबको हिस्सा देकर चलना ही असल देशभक्ति होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।